स्वागत है आपका कमोडिटी निवेश में, जहां हम आपके कमोडिटी से जुड़े हुए तमाम सवालों के जवाब देते हैं। और सवाल पूछने का तरीका बेहद ही आसान है। आप हमारे नंबर 9136934058 पर आप अपने सवाल व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही आप हमारे सोशल मीडिया पेज, फेसबुक पेज, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे पेज पर जाकर अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सभी सवालों के जवाब कमोडिटी निवेश में लिए जाएंगे। अगर कोई भी सवाल छूट जाएंगे तो अगले दिन यानी सोमवार से शुक्रवार हर दिन 4:30 से 5 बजे इन वक्त पर आपके सभी सवालों से के जवाब दिए जाएंगे। और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ रविंद्र राव हैं कोटक सिक्योरिटीज से और साथ ही दीपेन शाह हैं Staven.com के। आप दोनों ही मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश पर स्वागत है। तो चलिए सबसे पहले बात आज बेस मेटल्स की कर लेते हैं, जहां पर जबरदस्त रफ्तार दिख रही है। एक एक करके रोटेशनल बेसिस पे सारे बेस मेटल्स चल रहे हैं। आज निकेल में अच्छी खरीदारी दिख रही है और करीब 14.5 साल की ऊंचाई पर MCX पर भाव है। चीन में रिकॉर्ड स्तरों के करीब है। 11 साल के ऊंचाई पर LME पर भी भाव है। रविंद्र जी, क्या लग रहा है निकेल में अब अगली तेजी अब कौन से काउंटर में आपको यहां से दिख रही है? निकेल में ही अभी बने रहना चाहिए? गुड इवनिंग विश्व मोहन जी। मेरे हिसाब से निकल में बने रहना चाहिए, क्योंकि निकल में काफी टाइम के बाद एक ब्रेकआउट आया है LME पर और रीजंस, फंडामेंटल रीजंस भी स्ट्रांग है। LME के इन्वेंट्री जो है वो अभी अगस्त के लोस पर आ चुके हैं। इसका इन्वेंट्री आज भी 3% गिरा है। तो मेरे हिसाब से इन्वेंट्री फॉल की वजह से और दूसरा जो इंडोनेशिया से जो एक्सपोर्ट पे लेवी लगने की जो चांसेस है, आई थिंक उसने थोड़ा सा निकल के सप्लाई को थोड़ा सा टाइट किया हुआ है, जबकि चाइना से बहुत अच्छा डिमांड है। जो निकल पिग आयन है उसके ऊपर लेवी लगने के चांसेस है। तो मेरे हिसाब से ये रीजन है जिसकी वजह से प्राइस ऊपर जा रहा है। लेकिन टेक्निकली भी प्राइसेस में एक ब्रेकआउट आया है अबाउ 21,500 ऑन द LME, और हमें लगता है कि ये 24,000 से लेके $25,000 तक का लेवल टेस्ट कर सकता है आने वाले कुछ दिनों में। तो मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से भी निकल में बने रहना चाहिए। अगर यहाँ से $500,000 का भी गिरावट आता है तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड लेवल टू गो लॉन्ग। तो शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से भी निकल में लॉन्ग रह सकते हैं। हमारा जो टारगेट है वो अराउंड $24,000 से $25,000 का है LME पर। ओके, तो ये व्यू है निकेल को लेकर। और दीपेन, आपका व्यू पूरे बेस मेटल्स में क्या होगा? अगर आपको चुनना हो तो आप कौन से काउंटर्स को चुनेंगे आज बेस मेटल्स में? देखिए, सबसे पहले तो आपको और सभी दर्शकों को मकर संक्रांति की खूब शुभकामनाएं। उम्मीद है कि आने वाला साल काफी अच्छा हो। देखिए, अगर बेस मेटल्स की बात करेंगे तो मैंने अपनी लाइफ में MCX में निकल के भाव लगभग 2200 के आसपास, ऑल टाइम हाई के आसपास देखे हैं। और अगर अभी हम देखेंगे तो लगभग 1650 के आसपास भाव चल रहे हैं और ये एक अच्छा सा ब्रेकआउट भी आया है। तो आज अगर आप देखेंगे तो काफी अच्छा स्कोप है, काफी अच्छे प्राइसेस में गैप है जहाँ पे ऑल टाइम हाई को रीच कर सकते हैं। अगर आप एल्यूमिनियम, कॉपर और जिंक की बात करेंगे तो लगभग अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही चल रहे हैं। तो हमारा मानना ऐसा है कि निकल और लेड ये दोनों ही एक पुल बैक प्ले कर सकते हैं और लगार्ड की जगह पे थोड़े आगे फ्रंट रनर हो सकते हैं। तो निकल डेफिनेटली हमारी टॉप पिक होगी और उसके साथ साथ एल्यूमिनियम में भी हम हेज की तरह से बाय करने की सलाह दे सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये व्यू है बेस मेटल्स को लेकर। एक सवाल भी आया है, क्रिश हैं दिल्ली से, कॉपर पर जानना चाह रहे थे कॉपर में आज क्या करना चाहिए बचे हुए घंटों में। रविंद्र जी, कॉपर पर क्या सलाह देंगे क्रिश को आप? वेल, कॉपर ओवरऑल बेस मेटल पैक मेरे हिसाब से थोड़ा सा पॉजिटिव है आज के सेशन में, और कॉपर में भी हमने कल के सेशन में भी लोअर लेवल से बाइंग देखी है। तो एक बार पॉसिबिलिटी है कि 758 से 760 तक के लेवल्स हम कॉपर में देख सकते हैं। इसका जो सपोर्ट है वो 745-46 के आसपास है। तो मेरे हिसाब से अगर इसमें कोई भी गिरावट आती है टुवर्ड 751, 752, आई थिंक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। 758, 760 के आसपास एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। ओके, तो ये व्यू है क्रिश आपके लिए कॉपर पर। चलिए अगले कॉलर, उन्होंने नाम नहीं भेजा है, अभी अभी उनका सवाल आया है। वो जानना चाह रहे हैं नेचुरल गैस और निकेल पर राय जानना चाह रहे थे। दीपेन, क्या सलाह देंगे नेचुरल गैस और निकेल में? हालांकि आज के सत्र में नेचुरल गैस पर दबाव है, लेकिन निकेल तो अच्छी तेजी दिखा रहा है। दोनों ही काउंटर पर आपकी राय है।
जी देखिए नेचुरल गैस में हमारी टॉपिक हमने दी है। नेचुरल गैस की अगर बात करेंगे तो लगभग 203 202 एंड हाफ के आसपास आप बाई करके चल सकते हैं। जब भी हमने कॉल बनाया था तो आधा घंटे पहले 205 के आसपास ही प्राइस चल रहे थे। अभी थोड़ा स्पाइक आया है, लेकिन इवनिंग सेशन में आपको थोड़ी और वोलेटिलिटी देखने मिलेगी। तो डिप्स में अगर 203 के आसपास प्राइसेस आते हैं तो वहाँ पे आप एनजी में बाई करके चल सकते हैं। हमारा मानना ऐसा है कि फिर से 320 के टारगेट्स आपको देखने मिल सकते हैं। निकल अगेन एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ, आपको तेजी का ही माहौल देखने मिलेगा, लेकिन माइंड यू कि अभी वो पहले जैसा छोटा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। 1 रुपी इज इक्वल टू 1500 रुपीज इन निकल। तो आपके डीप स्टॉप लॉसेस और डीप पॉकेट्स होने चाहिए निकल में ट्रेडिंग करने के। ओके ओके, तो ये भी हुए आपके लिए। चलिए अगले कॉलर, इन्होंने रविंद्र जी का नाम लेकर पूछा है। पूजा है रायपुर से। रविंद्र जी आपके फॉलोअर हैं। ये पूछ रही हैं कि 47,000 तक सोना आ सकता है क्या? थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन अगर 47,000 के पास में आए तो मेरे ख्याल से इसमें थोड़ा सा रिवर्सल आ जाएगा, क्योंकि 47,300 का एक बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है। और हमने पिछले कुछ सेशंस में देखा है कि 47,300 से मार्केट रिवर्स हुआ है, तो वो एक स्ट्रांग लेवल है। और अगर उसको हम इसमें कन्वर्ट करें स्पॉट में, तो आई थिंक इट कम्स समवेयर अराउंड 1780 1790, जो कि स्पॉट में भी बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है। तो मेरे हिसाब से 47,300 बहुत क्रूशियल है। उसके आसपास कहीं मिले तो बाइंग करना चाहिए, अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से है तो। 47,300 के नीचे अगर क्लोजिंग आ गया तो मेरे हिसाब से फिर 46,800 46,700 तक आ सकता है। तो आई वुड से कि 47 की जगह 47,300 एक की लेवल है, और अगर उसके नीचे फिसल जाता है तो फिर 46,800 का लेवल आ सकता है। तो आई थिंक अगर 47,300 पे कोई बाई करता है तो फिर अगर एवरेजिंग करना है तो 500-600 पॉइंट नीचे के लिए वेट करना चाहिए, रादर देन 47,000। ओके, तो ये भी है पूजा जी आपके लिए रविंद्र जी की तरफ से। चलिए अगले कॉलर का सवाल ले लेते हैं। बुद्धिराम है छत्तीसगढ़ से। ग्वार और जीरे पर जाना चाह रहे थे कि क्या करना चाहिए। बुद्धिराम को क्या सलाह देंगे दीपेन आप? देखिए जीरा और इनफैक्ट सभी मसाले की बात करें तो एक अच्छे बुल रन में चल रहे हैं। जीरा में 17,800 के टारगेट्स अचीव हो चुके हैं, तो नेक्स्ट टारगेट लॉजिकली 18,200 के आसपास के आ रहे हैं। तो उसके लिए आप बाई करके चल सकते हैं, और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस आप 17,000 के नीचे रख सकते हैं। ये याद रखने की जरूरत है कि अभी ये 13,500 14,000 के लेवल्स नहीं है जहाँ पे आपको बार्गेन बाइंग का कंफर्ट था। तो ये अभी काफी ऊंचे लेवल्स है, तो यहाँ पे आप स्टिक स्टॉप लॉसेस के साथ ट्रेड करें, वो ज्यादा बेटर होगा। जैसी विंटर एक्सपेक्टेड थी वैसी सीवियर विंटर गिर रही है, तो क्रॉप डैमेज होने की आशंका है। और अगर ये और थोड़ी सीवियर होती है तो डेफिनेटली आपको और तेजी देखने मिल सकती है। तो ये एक बेटर बेट होगा आपके लिए बाई करने में। गुआर गम और गुआर सीड की बात करेंगे तो काफी समय से एक लैकलस्टर रेंज बाउंड ट्रेडिंग में चले गए हैं। सिर्फ वोलेटिलिटी है, लेकिन कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है। उसके ऊपर एक रेगुलेटरी ओवरहैंग भी है। तो आई थिंक बेटर है कि आप गुआर गम गुआर सीड के ट्रेडिंग को अवॉइड करके मसाले पैक में आप जाइए, जहाँ पे रेगुलेटरी एक्शन की भी आशंका कम है और वो अच्छे ट्रेंड में भी चल रहे हैं। ओके, तो ये भी हुए ग्वार और जीरे को लेकर बुद्धिराम जी आपके लिए। अगले कॉलर विकास चौधरी है, बुल्ढाना महाराष्ट्र से। इन्होंने सवाल भेजे हैं। ये किसान है एक्चुअली, और कपास के 100 क्विंटल है इनके पास। रविंद्र जी इनको क्या सलाह देंगे? कॉटन का मार्केट वैसे तो काफ़ी टाइट है, और ऐसी खबर भी आ रही है कि किसानों ने काफ़ी माल होल्ड करके रखा हुआ है। तो कॉटन में इनको क्या करना चाहिए? बेचे या अभी होल्ड करके ही रखे? किसान है ये। वेल, कॉटन मेरे हिसाब से विश्वमोहन, अगर पिछले एक हफ्ते से देखे तो एक हाई लगाने के बाद एक साइडवेज मोमेंटम में चला गया है। मेरे हिसाब से पॉसिबिलिटी है कि एक बार 33,000 33,500 तक प्राइस आ सकता है, लेकिन मुझे बहुत बड़ी कोई गिरावट एज ऑफ नाउ नहीं लग रही है, कोई इंडिकेशन नहीं है। तो मेरे हिसाब से एक रेंज बाउंड मूव ही रहेगा। नीचे 33,000 33,500 के सपोर्ट है, और जो रिसेंट हाई है नियर 36,000, आई थिंक वो एक रेजिस्टेंस बन चुका है। तो मेरे हिसाब से ये रेंज में ट्रेड करेगा। जो रिसेंट हाई है उसे अगर निकाल देता है तो ही मुझे इसमें और बुलिशनेस लगती है, और अगर 33,000 के नीचे क्लोजिंग आ जाता है तो इसमें एक गिरावट आने की चांस है। तो मेरे हिसाब से वो लेवल्स देख के एक बार ट्रेड लिया जा सकता है कॉटन में। तब तक के लिए आई थिंक एक रेंज बाउंड मूव कंटिन्यू रहेगा। थोड़ा सा कॉशियस रहे, क्योंकि थोड़ा पिछले दिनों में हमने ये भी देखा है कि जो कॉटन के भाव है उसको लेके इंडस्ट्री भी थोड़ी सी नाराज है, क्योंकि प्राइसेस काफी ऊपर आ चुके हैं, जबकि आईसी
कॉटन में उतना अप मूव नहीं था। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए इसमें और क्लोजली ट्रैक करना चाहिए, और जैसे मैंने लेवल्स बताया, आई थिंक वो लेवल को क्लोजली ट्रैक करके ट्रेड कर सकते हैं। ओके, तो ये व्यू आपके लिए किसान है तो आपको इस तरह का व्यू दिया जा रहा है। हालांकि एक बैठक भी है टेक्सटाइल मिनिस्ट्री की, ऐसे सोर्सेज बता रहे हैं, अगले हफ्ते, और उस बैठक में या तो स्टॉक लिमिट, वायदा बैन या इंपोर्ट ड्यूटी एबोलिश करने की, इस तरह के कई सारे ऐसे ऑप्शंस पे विचार किया जाएगा। और जितने भी स्टेक होल्डर्स जो कॉटन इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं उनकी राय भी ली जा रही है, और इस बैठक में क्या कुछ होता है अगले हफ्ते ज़रूर इस पर कुछ फैसला आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और एक दर्शक है राजेश चौधरी हैं, कॉटन पर ये भी जानना चाह रहे हैं। दीपेन, आप क्या सलाह देंगे? राजेश चौधरी राजस्थान से हैं ये, इनको भी आउटलुक ही जानना है कॉटन मार्केट का, आप क्या सलाह देंगे इनको? देखिए, कॉटन काफी अच्छा तेजी का माहौल में है। अगर आप देखेंगे तो कॉटन ऑयल, सीड केक और कॉटन दोनों में ही तेजी देखने मिली है, और अच्छी तेजी के बाद प्राइसेस कंसोलिडेट हो रहे हैं। जब भी ऐसा माहौल या ऐसा सेटअप होता है, इसका मतलब ये है कि मार्केट में कोई जल्दबाजी नहीं है प्रॉफिट बुक करने की। कंसोलिडेशन के पास बाद ब्रेकआउट में हम और एक अप मूव देख सकते हैं। तो कीपिंग माय फिंगर्स क्रॉस्ड, अगर कोई रेगुलेटरी एक्शन या गवर्नमेंट की तरफ से एक्शन नहीं आता है तो आई थिंक इसमें और तेजी आ सकती है, और 36,500 से 37,000 के लेवल्स भी आपको देखने मिल सकते हैं। लेकिन जैसे रविंद्र जी ने राइटली पॉइंट आउट किया कि प्राइसेस ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहे हैं एमसीएक्स में, तो आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस के साथ ट्रेड करने हैं, और ये आपको समझ के रखना है कि कभी भी कोई भी रेगुलेटरी एक्शन आ सकती है जिसमें आप ओके, तो ये भी हुआ है। चलिए, अब एक दर्शक अभी सवाल भेज रहे हैं, इनके पास आईसीआईसीआई गोल्ड फंड है, जो एनएवी इनका है, जो खरीद का इनका भाव है 42.75 का है, और इसके आसपास ही अभी भाव चल रहा है, 42.50 के आसपास ही चल रहा है आईसीआईसीआई। तो इस गोल्ड फंड में क्या इनको बने रहने की आप सलाह देंगे रविंद्र जी की, क्या करेंगे? बिल्कुल, गोल्ड में मेरे हिसाब से देखिए, गोल्ड में अभी जो करंट जो सिचुएशन है, जो करंट अनसर्टेनिटी है, आई थिंक उसमें गोल्ड में इन्वेस्टेड रहना चाहिए। आई वुड सजेस्ट कि जो गोल्ड फंड है उसमें आप एसआईपी कीजिए, क्योंकि अनसर्टेनिटी अभी भी बहुत ज्यादा है। इक्विटी मार्केट्स अभी भी हाइस पर है, तो अगर इक्विटी मार्केट्स में कोई भी करेक्टिव मूव आता है तो गोल्ड आपको आपका जो पोर्टफोलियो है उसे बैलेंस करेगा। तो मेरे हिसाब से गोल्ड को ट्रेडिंग, स्पेशली व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन गोल्ड फंड या फिर गोल्ड ईटीएफ, मेरे हिसाब से ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से नहीं देखना चाहिए, एक इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए। और इसमें कोई भी गिरावट आती है तो आई थिंक बाय करना चाहिए, या फिर बेस्ट राउट जो है वो एसआईपी का है। तो सिस्टमैटिकली इसमें जैसे इक्विटी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते हो, वैसे ही गोल्ड में सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट कर सकते हैं, और आई थिंक आपका जो पोर्टफोलियो है उसे ये बैलेंस करता है। तो मेरे हिसाब से इन्वेस्टेड रहना चाहिए, और अगर कोई डिप आता है तो डिप में फिर से इन्वेस्ट करना चाहिए। ओके, यानी जो इकोनॉमी में, पूरे ग्लोबल इकोनॉमी को लेकर अनिश्चितता बरकरार है, ऐसे में आपको गोल्ड फंड में अगर आपने निवेश कर दिया है तो लंबी अवधि तक बने रहे, इसमें ट्रेडिंग करने की कोशिश ना करें। हो सकता है आपको आगे जाके अच्छे रिटर्न की उम्मीद आप कर सकते हैं। अगले कॉलर भी गोल्ड और सिल्वर को लेकर ही हैं, राजेश हैं छत्तीसगढ़ से। इनके ये ट्रेडर हैं और 1-2 दिन का आउटलुक जानना चाह रहे हैं। दीपेन, गोल्ड और सिल्वर पर आपकी राय क्या होगी? ओके, दीपेन से वापस बात करेंगे। रविंद्र जी, आप ही गोल्ड और सिल्वर के लिए ट्रेडर हैं, ये 1-2 दिन के लिए क्या सलाह देंगे इनको? देखिए, गोल्ड की अगर बात करें तो गोल्ड में 47,600 47,650 का भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है। उसके नीचे अगर जाता है तो फिर से एक बार 47,300 तक आ सकता है। तो मेरे हिसाब से 47,750 47,700 का एक बाइंग जोन है इसमें, और ऊपर ऊपर में 48,100 का रेजिस्टेंस है। अगर उसके ऊपर निकल जाता है तो एक्सट्रीम टारगेट जो है वो 48,300 का है। सो आई थिंक जब तक 47,600 होल्ड है, डिप्स शुड बी यूज्ड एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। इवन सिल्वर में भी अगर देखें तो सिल्वर में भी 63,000 63,200 तक के लेवल्स बहुत जल्द आ सकते हैं। इसमें भी अगर कोई डिप आता है तो बाइंग करना चाहिए। 61,200 का भी सपोर्ट है, 61,200 61,500, तो वहां तक अगर कोई भी डिप आता है तो बाई कीजिए। 60,800 के आसपास स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, और ऊपर में 63,000 से 63,500 तक के लेवल्स वेरी मच पॉसिबल है। सिल्वर में ज्यादा पॉजिटिविटी लगती है क्योंकि बेस मेटल्स में भी तेजी है,
तो आई थिंक दोनों साइड से सिल्वर को एक बूस्ट मिलेगा, तो आई थिंक सिल्वर में भी डिप्स में बाइंग करना बेटर स्ट्रेटजी होगी। ओके, तो ये व्यू है गोल्ड और सिल्वर को लेकर रविंद्र जी की तरफ से। चलिए अब स्पाइसेस की बात कर लेते हैं, जहां पे लंबी तेजी के बाद अब हल्की मुनाफा वसूली है, या रेंज में भी कह सकते हैं। अब कंसोलिडेशन के मूड में पूरा स्पाइसेस का मार्केट लग रहा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ पूनम चंद गुप्ता जी हैं, जो एक मसाला ट्रेडर है और साथ ही NCDX के टर्मरिक प्रोडक्ट एडवाइजरी कमेटी से भी जुड़े हुए हैं। पूनम चंद जी, आपको क्या लग रहा है स्पाइसेस में जिस तरह के हाल में तेजी देखने को मिली थी, खास करके टर्मरिक में, क्या लग रहा है आगे और भी तेजी है? और ग्राउंड पर क्या रिपोर्ट है? जो बारिश की वजह से जो फसलों को नुकसान की आशंका थी, ये कितनी, इसका कुछ आंकड़े आ रहे हैं क्या नुकसान के? इस साल बरसात मतलब काफी हमारे पास अंदाज काफी हुई है। जो 35 से 38 इंच होना चाहिए, 52-53 इंच बरसात हुई है। उसके कारण क्या कि फसल को काफी नुकसान है। करीबन 25 से 30% हमारे एरिया में भी नुकसान है। साथ ही साथ यही पोजीशन अभी मराठवाड़ा है, नांदेड़, बसमत वगैरह, और इधर आंध्रा में ये 3 सेंटरों में काफी नुकसान हुआ है। इसके वजह से क्या जो तुरंत में 1500 रुपए की तेजी आई है वैसे, तो और लगता है कि इसमें अब बाजार यहाँ रुकना चाहिए, कारण ऊंचे भाव में थोड़ी गिराकी की कमी हुई है। एक्सपोर्ट वाले भी रुक गए हैं, तो लगता है कि अभी बाजार रुकना चाहिए। 200 रुपए का रेंज बाउंड चलेगा ऐसा दिखता है। हाँ जी, हेलो। ओके, और कई सारे एक्सपर्ट ऐसे भी बता रहे हैं कि भाव यहाँ से नीचे भी आ सकते हैं। और कल भी हमारी बात हुई थी कुछ ट्रेडर से, तो वो बता रहे थे कि मौजूदा लेवल्स पे 50% प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करनी चाहिए। सर, धनिया और जीरा, इन दोनों को लेकर क्या सलाह देंगे? जीरे में बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे बता रहे हैं कि आने वाले समय में अच्छी तेजी और आगे दिखेगी। आपका अनुमान क्या है जीरा और धनिया को लेकर? हेलो जी, जीरा और धनिया पर आपकी राय चाहिए सर, पूनम चंद जी। हेलो, धनिया तो हमारे एरिया में होता नहीं है, और सब हल्दी में इसमें ऑलरेडी बाजार काफी बढ़ चुके हैं। नो डाउट इसमें प्रॉफिट बुकिंग के लिए तो लोग आएंगे ही किसी भी प्रकार से, परंतु ज्यादा मंदी की भी आशा नहीं है। यहाँ से 200-300 रुपए का रिस्क जरूर है। सामने हमारे पास ये संक्रांत जैसे आप आज हो गई है, तो 2-4-5 दिन में नया माल भी आना शुरू हो जाएंगे अरेवल। अब ये जमीन के अंदर की चीज है, कैसा माल बाहर निकलता है क्या नहीं है। वैसे अभी तक जो माल बाजार में अभी तक 50-100 बड़ी माल 8-10 दिन से आ रहा है, उसकी क्वालिटी काफी इंफीरियर है। क्वालिटी को देखते हुए लोगों का धीरे धीरे सेंटीमेंट तेजी की तरफ जरूर जा रहा है। उसके अंदाजे को देखते हुए लगता है कि 200-300 रुपए ज्यादा मंदी जाना मुश्किल है। उसके बाद बाजार रुक जाएगा ऐसा लगता है। चांसेस बहुत ब्राइट है, कभी भी इसमें अच्छी तेजी आगे बन सकती है। ओके। चलिए, शुक्रिया पूनम चंद गुप्ता जी, आपने मसालों का आउटलुक बताया, खास के हल्दी। हालांकि आप हल्दी के ट्रेडर हैं, तो हल्दी के ग्राउंड पर क्या स्थिति है इसको लेकर आउटलुक बताया। चलिए, अब कुछ और काउंटर्स की और कुछ दर्शकों के और सवाल ले लेते हैं। हमारे साथ कुछ और दर्शकों के सवाल अभी आ गए हैं। जिंक पर एक दर्शक सवाल पूछना चाह रहे हैं, हालांकि किशन है ये नासिक से, जिंक का आउटलुक जानना चाह रहे थे। रविंद्र जी, जिंक पर क्या आउटलुक है आपका आज? जी, जिंक देखिए, जिंक बहुत रेंज बाउंड चल रहा है। नीचे में 287 285 के नीचे नहीं जा रहा है, ऊपर में 293 294 होल्ड किए हुए है। आई थिंक 293 के ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है तो फिर 301 302 का लेवल हमें जिंक में दिख जाएगा। बट जो वे से ओवरऑल बेस मेटल स्पैक ट्रेड कर रहा है, मुझे लगता है कि ये ब्रीच हो जाएगा 293 का लेवल, और 301 302 तक के लेवल जा सकते हैं। तो इसमें स्ट्रैटेजी ऐसी होनी चाहिए कि या तो आप ब्रेकआउट पे बाई कीजिए, 293 के ऊपर क्लोजिंग आ जाता है तो शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से 10 रुपया अपसाइड टारगेट के लिए बाई कर सकते हैं। या फिर अगर नीचे आ जाता है, जो कि रेंज में प्ले हो रहा है, तो अगर 288 287 तक आता है तो 284 के नीचे स्टॉप लॉस रख के आप एक बार बाइंग कर सकते हैं। तो या तो डिप में बाइंग कीजिए, टेकिंग रेंज एज द बेंचमार्क, और 293 294 के ऊपर अगर क्लोजिंग आ जाता है तो
तो ब्रेकआउट बाय कीजिए 302 के टारगेट पे। ओके, तो ये भी हुआ जिंक को लेकर। दीपेन, आपसे स्पाइसेस मार्केट का आउटलुक जानना चाह रहे हैं। क्या आप यहाँ पे कुछ खरीदारी बन रही है क्या, जीरा, धनिया या हल्दी में, तीनों में से किसी एक काउंटर को अगर चुनना हो तो? जी देखिए, ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी कमोडिटी के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल है। अभी अगर कंफर्टेबिलिटी की बात करेंगे तो आई थिंक जीरा एक आइडियली प्राइस्ड कमोडिटी है, बिकॉज धनिया और टर्मरिक ये दोनों ही अप्रैल मंथ के कॉन्ट्रैक्ट है, तो इन दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट में लगभग 1000 पॉइंट्स का प्रीमियम चल रहा है। तो आई थिंक इसमें थोड़ी जगह है, फ्रॉथ है, जहाँ पे प्राइसेस नीचे आ सकते हैं। लेकिन जीरा मार्च मंथ का जो करंट मंथ कॉन्ट्रैक्ट के आसपास ही है, और प्राइसेस भी इतने बड़े नहीं है जितने धनिया और हल्दी के बढ़ गए, बिकॉज 4 डिजिट से 5 डिजिट में आ गए, 9000 से 10000 के ऊपर के प्राइसेस है। तो आई थिंक जीरा अगर डिप्स में 17000 17200 के आसपास आते हैं तो वो एक बेटर कमोडिटी हो सकती है बाई करने के लिए। ओके ओके, चलिए अब आखिरी में अब क्रूड पर सवाल ले लेते हैं, क्योंकि क्रूड की तेजी बढ़ती जा रही है। अब देखिए $1.5% के आसपास तेजी दिखा रहा है। ब्रेंट का भाव अब $86 के करीब पहुंचता हुआ दिख रहा है। रविंद्र जी, क्या शाम के लिए क्या कितनी तेजी और आपको यहां से लग रही है, या वापस मुनाफा वसूली आएगी ऊपरी लेवल्स पे? वेल विश्वमोहन, अगर क्रूड देखें तो $80 के ऊपर WTI सस्टेन कर रहा है, तो मेरे हिसाब से 84 से $85 तक जो रीसेंट क्रूड का जो रीसेंट हाई है वहां तक जाना चाहिए मेरे हिसाब से। और अगर MCX की बात करें तो MCX में अराउंड 6220 इनिशियली मुझे लग रहा है, और वो एक्सटेंड हो सकता है 6300 6350 तक। तो मेरे हिसाब से अभी फिलहाल तो क्रूड एक बाई एंड डिप काउंटर है, तो जब भी इसमें डिप आता है, इंटरनेशनल लेवल अगर देखें तो $81-80 के आसपास अगर कहीं पर भी डिप आता है तो बाइंग बनती है इसमें $78 के स्टॉप लॉस के साथ। और अगर इंट्राडे या फिर 1-2 दिन की बात करें तो 6100 का लेवल जो है MCX पर, आई थिंक दैट्स अ गुड लेवल टू गो लॉन्ग। ऊपर में 6220 का इनिशियल टारगेट होगा, और जो इमीडिएट स्टॉप लॉस होगा वो अराउंड 6050 का होगा। ओके, दीपेन, आपका व्यू कच्चे तेल पर? देखिए, कच्चे तेल में काफ़ी अनप्रेसिडेंटेड तेजी हमें देखने में मिल रही है, डिस्पाइट द फैक्ट कि काफ़ी समय से ऐसा बोला जा रहा था कि रेजिस्टेंस है, डिमांड की कमी हो सकती है। लेकिन कच्चे तेल में हमने देखा है कि प्राइसेस काफ़ी फर्म रहे हैं। लेकिन हिस्टोरिकली हमने देखा है कि 6000 के ऊपर जब भी प्राइसेस जाते हैं तो इंडियन मार्केट्स और इंटरनेशनल मार्केट्स में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग की आशंका रहती है। लेकिन इस समय हम देख रहे हैं कि कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट आया है। अगर आप और एक चीज़ पे गौर करेंगे तो ऑप्शंस का काफ़ी बढ़िया काम हो रहा है क्रूड ऑयल के कॉन्ट्रैक्ट्स में, MCX में। तो हमारी सलाह ये होगी दर्शक मित्रों को कि वो रिटेल जो क्लाइंट्स होते हैं वो ऑप्शंस की तरफ ज़्यादा ध्यान दें, बिकॉज उसमें आपकी मार्जिन भी कम लगेगी और आपकी प्रीमियम पे आपका रिस्क भी काफ़ी लिमिटेड हो जाएगा। तो आप तेज़ी के सौदे बिठा के चलें, लेकिन कॉल्स के जरिए वो बिठाएं तो वो ज़्यादा बेटर रहेगी। ओके, यानी ऑप्शन के साथ आपको जाना, क्योंकि भाव जिस तरह से तेज़ हुए हैं इसमें आपका रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है ट्रेड में, तो ऑप्शंस के साथ जाना बेहतर होगा। शुक्रिया दीपेन आपका, रविंद्र जी आपका, आप दोनों ने वक्त निकाला और दर्शकों के तमाम सवालों के जवाब दिए। तो कमोडिटी निवेश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए 18 हाउस स्वदेश पर। ब्रेक के बाद आपके लिए मनी मंत्र। नमस्कार।